सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और वक्त आने पर सब अच्छा हो जाएगा। अब जैसा कि क्रिकेट का बुखार इस वक्त उरूज पर है, तो इस एतबार से मुझे क्रिकेट की मिसाल याद आ गई, क्योंकि क्रिकेट में भी बर वक्त फ़ैसले की बड़ी अहमियत होती है, जो वक्त पर फ़ैसला किया जाता है। जैसे कि टॉस को देख लें, ये भी जीत या हार में एक अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, जो कप्तान पिच वक्त और हालात को देखकर सही फैसला कर लेता है ना, जीत उसी के मुकद्दर में आती है, जीत का हकदार ठहरता है। अब इसी तरह बैटिंग में भी टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है, यानी अगर बल्लेबाज टाइमिंग के साथ शॉट खेलने में नाकाम रहता है तो वो आउट भी हो सकता है। और टाइमिंग ज़िंदगी के हर शोबे में असरअंदाज होती है। अगर इंसान अपने फ़ायदे और अना के चक्कर में पड़ जाए तो फिर वो कभी भी सही फ़ैसला नहीं कर सकता, बल्कि वो दुरुस्त वक्त पर गलत फ़ैसला करके अपना और बाजू का दूसरों के नुकसान का भी बाइस बन जाता है। अब ऐसी एक कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, एक दफ़ा मंगोल बादशाह चंगेज़ खान अपने कुछ ख़ास दोस्तों के हमरा शिकार पर रवाना हुए। साथियों के पास तीर कमान थे और चंगेज़ खान के पास उकाब था, जो कि उसका पसंदीदा उकाब था और उसके साथ ही रहता था। उकाब यकीनन तीर कमान से बेहतर होता है, क्योंकि उसे हवा में छोड़ दिया जाए ना तो वो बुलंद होकर पूरे माहौल का कहने के जायज़ा ले सकता है। छुपे हुए या फिर जो दूर मौजूद शिकार को बआसानी देख भी सकता है। आप इससे आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक ड्रोन कैमरा जिस तरह, ये समझ लें। अच्छा, चंगेज़ खान और साथी दिन का ज़्यादातर जो हिस्सा है, बेशतर हिस्सा, वो शिकार ढूंढने में रहते, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं। अच्छा, आखिरकार तंग आकर वो सब अपने खैमों में वापस आ गए। कुछ देर के बाद चंगेज़ खान अपने उकाब को साथ लेकर किसी को बताए बगैर अकेला निकल गया। असल में वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। वो सब जंगल में ज़रूरत से ज़्यादा कह लें ज़्यादा देर तक क्याम कर चुके थे, तो ऐसे में चंगेज़ खान अकेला निकल गया। अच्छा, सख्त गर्मियों के दिन थे और समझ लें कि चश्मे, दरिया वगैरह सब सूखे पड़े थे और वो प्यास की शिद्दत से निढाल हो गया। बहुत देर बाद उसने अपने सामने एक चट्टान में से पानी की हल्की सी धार टपकती हुई देखी और उसने अपने प्याले को भरने से पहले उकाब का नकाब उतारकर उसे आज़ाद कर दिया। और चंगेज़ खान प्याले को धार के नीचे ले जाकर समझने के भरने का इंतज़ार करने लगा। अभी प्याला बस भरने को ही था कि उकाब को न जाने क्या हुआ, उसने जुस्त लगाई और प्याले पर झपटा मारकर उसे गिरा दिया और सारा पानी ज़मीन पर गिरकर मट्टी में जज्ब हो गया। अब चंगेज़ खान को उकाब पर गुस्सा तो आया, लेकिन आखिर वो उसका पसंदीदा उकाब था, इसलिए उसने बर्दाश्त कर लिया। उसने क्या किया कि उसने जो प्याला था ना, उसे ज़मीन से उठाकर एक बार फिर धार के नीचे रख दिया। अच्छा, फिर प्याला फिर से भरना शुरू हो गया। अभी वो आधा ही भरा था कि उकाब ने फिर उस पर हमला किया, प्याला गिरा दिया। चंगेज़ खान ने सोचा कि बेशक ये उकाब मेरा पसंदीदा है, लेकिन किसी को हत्या की इज़्ज़त या नाकदरी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये भी मुमकिन है कि कोई शख्स दूर से ये सारा मंजर देख रहा हो और बाद में फ़ौज और रियाया में मशहूर कर दे कि तुम्हारा बादशाह तो एक उकाब को भी नहीं सुधार सका, तुम्हारा ख्याल क्या रखेगा। अब यही सोचकर उसने तलवार निकाल ली और एक बार फिर प्याला अभी समझे कि भारी रहा था कि उकाब फिर हमला करने लगा। अब चंगेज़ खान ने एक ही ज़रब से उकाब के 2 टुकड़े कर दिए। इतनी देर में पानी की धार रुक चुकी थी। चंगेज़ खान ने चट्टान पर कदम रखा और कुछ ही देर में ऊपर पानी तक पहुंच गया। ऊपर पानी का एक छोटा सा तालाब था, जिसके अंदर इलाके का जहरीला तरीन सांप मरा पड़ा था और उसका जिस्म पानी में घुलकर उसे भी जहरीला बना रहा था। अब चंगेज़ खान को मालूम हुआ कि अगर वो पानी पी लेता तो वो भी मर जाता, और उसे उकाब पे भी बड़ी हैरत हुई, जो इसीलिए शायद उस पानी को उसे पीने नहीं दे रहा था। और उसने मरे हुए उकाब को उठाया और वापस खैमे में आ गया। तारीख़ में लिखा है कि चंगेज़ खान ने अपने उकाब की याद में सोने के उकाब बनवाया और आज भी मुजस्सिमों, तस्वीरों, तहरीरों और शायरी में उस उकाब का जिक्र मिलता है। अच्छा, चंगेज़ खान ने जो सोने के उकाब के एक पर लिखवाया, ज़रा सुनिएगा। एक पर लिखवाया, अगर तुम्हारा दोस्त
कोई ऐसा काम कर दे जो तुम्हें पसंद ना हो, वो फिर भी तुम्हारा दोस्त रहेगा। और दूसरे पे ये लिखवाया कि जो भी काम गुस्से की हालत में किया जाए वो काम तुम्हारे लिए बाइस से पशेमानी और बेसमर ही होगा। अब इस कहानी से सबक क्या मिलता है कि हर काम को पहले तो तसल्ली से और सोच समझ के करना चाहिए। गुस्से, दुश्मनी, अना, इसकी आड़ में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में इंसान को खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और इंसान खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल ना रहे। अब आ जाते हैं जी हम मौजूदा सियासत पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब महंगाई की वजह से ऑपोजिशन के रडार पर हैं और अब तो हर वक्त रडार पर हैं और हुकूमत के बकौल ऑपोजिशन को इस अवामी इशू पर अपना सियासी मंजन बेचने का मौका मिल गया जो शायद उनका नहीं बिक रहा था, तो उन्होंने कहा चलो महंगाई को आड़ बना लेते हैं। अब महंगाई की जो कहानी है ना, कहानी जहरीले साहब की मानत समझ लें। इस कहानी में जो जहरीले साम का किरदार था ना, महंगाई का किरदार समझ लें जो आवाम को बार बार डसती चली जा रही है। लेकिन ऑपोजिशन इस महंगाई के साम का सर कुचलने के लिए कोशिश करने के बजाय इस महंगाई के साम को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही। और ऑपोजिशन की इस मनफी सियासत का नुकसान सबसे ज़्यादा हुकूमत को नहीं हो रहा बल्कि आवाम को हो रहा है। और ये बात ऑपोजिशन को मालूम भी है, लेकिन सियासत के सीने में कहते हैं ना कि कौन सा दिल होता है, इसीलिए ऑपोजिशन अपनी मस्ती कह लें या सियासत में इतनी मगन हो गई है। अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम को रिलीफ देने के लिए पैकेज का ऐलान किया था और ऑपोजिशन वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद आपको पता है कि एक आवाज़ हो गई। ऑपोजिशन ने हुकूमत के इस पैकेज को कौम के साथ मजाक करार दे दिया और इस पैकेज को मुस्तरद भी कर दिया। अब नाज़रीन, जैसा कि मैंने टाइमिंग की बात की थी इंट्रो में, तो महंगाई की कोई टाइमिंग नहीं है। महंगाई कह लें कि बिन बुलाई मेहमान बनकर कभी भी गरीब आवाम के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब कल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था और आज चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अब जैसे कि चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है जिसने आवाम की ज़िंदगी में यकीनी तौर पे कड़वाहट भर दी है, पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया जा रहा है। सईद गनी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने सईद गनी साहब को। सईद गनी कहते हैं कि जी ये नालायक हुकूमत रिलीफ पैकेज के नाम पर गरीबों के जज्बात से खेल रही है। और सईद गनी हुकूमती तर्जुमान के इल्ज़ामात का जवाब भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर गंदम की कीमत ज़्यादा करने का इल्ज़ाम लगाती है। चलें, ये इल्ज़ाम तो समझ में आता है, लेकिन पंजाब में गंदम की कीमतें आसमान से बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन वफाक और पंजाब हुकूमत इसका मलबा भी सिंध हुकूमत पर डालती है। अरे सईद गनी साहब का जो लहजा है ना, हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी तल्ख है। अब पीपल्स पार्टी चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमत पर ताक तक कर हमले कर रही है, क्योंकि चीनी का जो रेट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। अब इस वक्त मुल्क में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक में भी फ़रोख्त होने लगी है और पेशावर की होलसेल मार्केट में फ़ी किलोग्राम चीनी की कीमत में 8 रुपये का इजाफा हुआ है और चीनी की जो रिटेल कीमत है वो जी 145 से 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जी होलसेल में चीनी की कीमत 138 रुपये किलो हो गई है और लाहौर की मार्केट ज़राए जो बताते हैं होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 9 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। अच्छा, लाहौर की जो अकबरी मंडी है वहाँ जो चीनी की फ़ी किलो कीमत है वो 135 रुपये हो गई है और मार्केट ज़राए ने बताया कि लाहौर में परचून में जो चीनी है वो 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ ये जो होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत है वो 126 रुपये फ़ी किलो थी। यानी नाज़रीन, पहले सारिफीन को ये शिकायत होती थी कि उन्हें जी मुख्तलिफ़ दुकानों पर एक जैसी चीज़ की मुख्तलिफ़ कीमतें मिलती थी, लेकिन अब चीनी की कीमतों की कहानी सुनकर ये भी शायद पता चल गया कि हर शहर में चीनी मुख्तलिफ़ रेट पर मिल रही है, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखने में नाकाम हो गई है। अच्छा, फ़ारूक सलीम रिलीफ पैकेज पर ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट ज़रा चलाइएगा स्क्रीन पर ताकि नाज़रीन पढ़ भी सकें। क्या लिखते हैं जी? वो बता रहे हैं कि जी हर शख्स के हिस्से में रिलीफ की कितनी रकम आएगी और उनके हिसाब से हर शख्स को एक दिन में 5 रुपये का रिलीफ मिलेगा। और अब यही वजह है कि ऑपोजिशन रिलीफ पैकेज को मजाक करार दे रही है और ऑपोजिशन ये भी कह रही है कि जी आवाम को रिलीफ तो 6 महीने में मिलना था, जबकि जो चीनी है वो अभी से मज़ीद महंगी हो गई है। अब शायद यही वजह है कि सईद गनी चीनी की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत को नालायक कह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जी कि मौजूदा हुकूमत के वादों और बजट की तरह उनका नाम नेहाद रिलीफ पैकेज झूठ का पलंद है। क्या बजट देते हुए नहीं कहा गया था कि ये टैक्स फ्री बजट है?
अब कौम से खिताब पर एतराफ़ किया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होगा, जब पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, बिजली गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि जिस हुकूमत के बजट एदाद व शुमार नाकाबिले एतबार हों, उसकी किसी बात को संजीदा समझना खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं होता और मुल्क कर्ज के बोझ में दब चुका है। IMF की शराइत ने कौम का भरकस निकाल दिया है। रिलीफ और जो PTI दो मुतजाद चीज़ें हैं। नाम निहाद रिलीफ पैकेज के ऐलान के वक्त ही यूटिलिटी स्टोर पर घी और खुर्दनी तेल 65 रुपये लीटर महंगा होने का ऐलान हो रहा था। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपये किलो से तजावुज़ कर चुकी थी। अच्छा, मज़ीद कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी इस वक्त मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा 15 रोज़ का रह गया है और TV पर खिताब का जो शौक़ है वो पूरा किया जा रहा है और महंगाई का तारीखी रिकॉर्ड भी कायम करने के बाद खिताब की नई कमी के एतराफ़ के साथ इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत है। महंगाई को आलमी मसला करार देकर इमरान नियाज़ी जो हुकूमत है अपनी नाअहली, नालायकी और जो गलत फ़ैसले हैं और करप्शन, इन सब को छुपा नहीं सकती है। अच्छा, सिराजुल हक साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, उनका भी ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने, सिराजुल हक साहब कहते हैं कि इस हुकूमत ने हर वो काम किया है जो इसने ना करने का दावा किया था और सिराजुल हक साहब इमरान खान साहब के कल के खिताब की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था, कल उनकी इस तकरीर में नौकरी और घर देने के हवाले से कोई जिक्र ही मौजूद नहीं था। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जी PTI के नाम से लाई गई हुकूमत नालायक तरीन हुकूमत है। इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया लेकिन इस नारे को रुस्वा करके रख दिया है। सिराजुल हक साहब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिसीज़ को भी आड़े हाथों लिया और उनको भी इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दिया है। अब नाज़रीन, दिन ब दिन जो महंगाई है वो आवाम को तंग कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन हुकूमत को तंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही है ना, ऑपोजिशन हमेशा से हुकूमत पर एक इल्ज़ाम लगाती है, वो क्या कि जी हुकूमत अपने ATMs को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उनकी जेबें भरती है और अब चीनी की बढ़ती कीमतों पर भी नून लीग ने हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के फ़ैसलों की वजह से चीनी महंगी हो रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे से सिर्फ इमरान खान के जो ATMs हैं और माफियाज, इनको फ़ायदा पहुँच रहा है और अवाम को लूट कर इमरान खान अपने ATMs और माफियाज की जेबें भर रहे हैं। माफियाज पर पलने वाली हुकूमत अवाम को सिर्फ तकलीफ दे सकती है। अच्छा, नून लीग ये भी कहती है कि इमरान खान साहब के हर खिताब और फैसले के नतीजे में कौम को आंसू मिले। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान का खिताब ख़त्म हुआ और साथ ही अवाम पर चीनी का बॉम्ब गिरा दिया गया, घी, खुर्दनी तेल सब कुछ मज़ीद महंगा हो गया। अच्छा, उन्होंने रिलीफ पैकेज अवाम को दिया और ये रिलीफ पैकेज दिया कि चीनी 145 और 150 रुपये किलो पर पहुँच गई और हुकूमत के झूठ की तरह मुल्क में महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान साहब कौम की जान छोड़ें, महंगाई से अवाम का गला ना घोंटें। अब नाज़रीन, ऑपोजिशन इमरान खान साहब को उनके ATMs का ताना देती है, जबकि हकीकत क्या है कि जब से तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला है तब से अब तक इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात कौन खड़े कर रहे हैं? माफियाज। और ये माफियाज हुकूमत के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, हुकूमत के अंदर भी हो सकता है माफिया जो किसी भी तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं और इमरान खान साहब इन्हीं माफियाज के आगे दीवार बन के खड़े हो गए हैं और उन्होंने कई मौक़ों पर इस बात को दोहराया भी है कि जी चाहे उनकी हुकूमत चली जाए लेकिन वो माफियाज को उनके अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। अब नाज़रीन, हो सकता है कि जो चीनी की कीमत है ये भी उन माफियाज की वजह से बढ़ी हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल जब कौम को रिलीफ देने की बात की थी और आज ही चीनी की कीमतों में इतना इजाफा देखने में आ गया, क्या ये सिर्फ आपको इत्तेफाक लगता है? यानी मुमकिन है ना कि इमरान खान साहब की साख को, उनके इमेज को अवाम की नज़रों में गिराने के लिए, मुतासर करने के लिए माफियाज फिर से एक्टिव हो गए और बाकायदा प्लानिंग हो, साजिश हो। अच्छा, एहसन इकबाल साहब भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हुकूमत को ताने दे रहे हैं, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने एहसन इकबाल साहब को क्या कहते हैं? कहते हैं जी कि अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट की इतनी हिमायत मिल जाती जितनी हिमायत मौजूदा हुकूमत को मिली है तो हम पाकिस्तान को कोरिया बना देते। और ये भी कहते हैं एहसन इकबाल साहब कि जी अगर 2018 में उनकी हुकूमत होती तो हम इज्तिमाई हुकूमत बनाने की कोशिश करते, यानी सबको इकट्ठा लेकर चलते। अब ज़ाहिर सी बात है एहसन इकबाल साहब यहाँ पर भी हुकूमत को नालायक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब कल के मौक़िफ़ को आज भी दोहराते हुए कहा कि मैं
इन दो ख़ानदानों के पीछे इसलिए पड़ा हुआ क्योंकि इनकी लूट मार से आज मुल्क में महंगाई हुई है। ज़रा ये वाला क्लिप चलाइएगा खान साहब का। जी सुना आपने इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि जी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इन दोनों ख़ानदानों के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ। मेरी इनसे किसी किस्म की कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, बल्कि मेरी इनसे दोस्ती हुआ करती थी। और मज़ीद कह रहे हैं खान साहब कि लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप अपोजिशन लीडर के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं। शहबाज शरीफ पर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है। अगर मैं शहबाज शरीफ से हाथ मिलाऊंगा तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि मैं माशरे को ये पैगाम दे रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ कि करप्शन करना कोई बुरी बात तो नहीं है, करप्शन कोई बुरी बात है ही नहीं। अब नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत को गुड गवर्नेंस जैसे चैलेंजेस का सामना है और ऐसे में हुकूमती वज़रा भी यकीनी तौर पर प्रेशर में है, लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ हाँ रहूँगा चाहे जैसे भी हालात हों। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा जी, सुना आपने शेख रशीद साहब को। जैसा कि एहसन इकबाल साहब ने कहा, मैंने क्लिप भी चलाया था, क्या कह रहे थे एहसन इकबाल साहब कि जी अगर उनकी जमात की हुकूमत होती तो वो सबको साथ लेकर चलते। तो मेरे ख्याल से आज मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अवामी मुफाद में, अवाम के मुफाद के लिए या मुल्क के मुफाद के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए अपोजिशन में रहते हुए ये काम क्यों नहीं हो सकता? क्या ये काम सिर्फ हुकूमत में रहते हुए हो सकता है जब इक़्तिदार की कुर्सी हो पास? ये अपोजिशन में रहते हुए होना चाहिए अगर अवाम का वाकई दुख है, मुल्क का मुफाद सबसे ऊपर है, सबसे पहले पाकिस्तान है, मुल्क की मुफाद, अवामी मुफाद अजीज़ है। अब भी वक्त है हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को साथ लेकर चलें ताकि मुल्क का भला हो सके, अवाम का कुछ भला हो सके। ये जो अभी सब कुछ हो रहा है उसमें अवाम का भला तो नहीं हो, मुल्क का भला तो नहीं हो सकता ना। आप अवाम के भले के बारे में सोचें, अब भी एक दूसरे को साथ लेकर चलें, लोगों की जान महंगाई से छूट सके, हुकूमत हो या फिर अपोजिशन। अगर इस सियासी दुश्मनी में या अना की आड़ में कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे मुल्क को, कौम को, अवाम को नुकसान पहुंचने के इम्कान जन्म लेंगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाड़काना में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी का कहना था कि इमरान खान झूठ पर झूठ बोलने के माहिर हैं। कराची के लिए हज़ारों अरब रुपए के पैकेज के ऐलानात लॉलीपॉप साबित हुए हैं। अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पिस रहे हैं और अवाम को लॉलीपॉप नहीं बल्कि इमरान खान साहब से हिसाब चाहिए। कल बिलावल ने वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर तबसरा भी किया और ट्विटर पर लिखा है कि जी 3 साल के दौरान घी की कीमत में 108%, आटे में 50% और गैस में 300% इजाफा हुआ है। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का सामना करने वाले 20 करोड़ लोगों के लिए 30% रियायत बहुत ही कम है। अच्छा नाज़रीन, याद रहे कि पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज भी है, एहतजाज कर रही है और साथ में PTI हुकूमत को घर भेजने के दावे भी किए जा रहे हैं। इस सिचुएशन में बात करने के लिए मेरे साथ पीपल्स पार्टी मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। खोड़ो साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ऐलान करदा रिलीफ पैकेज है उस पर बिलावल साहब ने आवाम कहा है कि ये आवाम के साथ बहुत बड़ा मजाक है, मजाक करार दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ही कह रही खोड़ो साहब कि इन हालात में इससे बेहतरीन और आइडियल पैकेज मिल ही नहीं सकता था और ये रिलीफ पैकेज ही है। क्या कहेंगे? देखें, मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ कि इमरान खान की तकरीर सुनना नहीं चाहता क्योंकि उनकी तकरीर पर एतबार नहीं रहा, उनके ऐलानात पर एतबार नहीं रहा क्योंकि उन्होंने इतने सारे यू टर्न लिए हैं कि अब कोई दिल नहीं न करता कि उसकी बात को बैठ के सुना जाए। जो अखबार में मैंने पढ़ा उसमें यह था कि उन्होंने धमकी दी कि पेट्रोल और भी महंगा करूँगा, उन्होंने धमकी दी कि गैस का भी बहरान आएगा, यानी मतलब कि गैस की भी किल्लत होगी सर्दियों में और लोग तकलीफ में रहेंगे। कहा उसने कि 30% सब्सिडी दी, लेकिन किसको मिलेगी इसकी वजाहत नहीं है। डेटा कलेक्शन करने की बात है, डेटा किस चीज़ का कलेक्शन करेगा, कैसे लोगों को ये कहा जाएगा कि अगर ये सारे अवाम के लिए है या नहीं है ये पता नहीं है। तो जो मुबहम किस्म का ऐलान है उस पर तवज्जो मैं क्या दूं, क्योंकि लोगों को सीधी सी बात पता चलिए कि एक तरफ से भी सब्सिडी का ऐलान हो रहा है
अखबार में आज खबर पड़ी है कि फला 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 चीज़ महंगी हो गई है, तो अब मैं क्यों बात के एक वक्त ज़ाया करूं इमरान खान की तकरीर सुनने का। बिलावल साहब ने जो कहा है ठीक कहा है, कहाँ इतनी महंगाई और उसके ऊपर 30% रिलीफ, किसको रिलीफ मिलेगा वो भी पता नहीं। तो ये है तो सही ना, ये तो पीनट्स हुआ। तो खोड़ो साहब, कितना परसेंट होना चाहिए था आपके मुताबिक? 30% नहीं तो कितना फीसद होना चाहिए था कम से कम इस महंगाई को? आप मुझे बताएं कि एक तरफ से कह रहा है कि जी IMF सब्सिडी देने के खिलाफ है, दूसरी तरफ से सब्सिडी का ऐलान कर रहा है। क्या वो गलत है या ये गलत है? अगर सब्सिडी देने के लिए तुमने IMF से बात कर भी ली है तो फिर ब्रिंग द प्राइसेस डाउन बैक टू द ओरिजिनल 2018 की जो थी उस वक्त ले आओ ना। अगर आपको $3 अरब मिले हैं सऊदी अरब से कि बैंक में रख के आप उसको रख लो, यूज न करो, इसमें दिखाने के लिए कह रहा है कि जी डॉलर थोड़ा सा सस्ता हुआ है। लेकिन क्यों सस्ता हुआ? पहले क्यों नहीं सस्ता हो सकता था? एक डिपॉजिट रखने से डॉलर सस्ता कैसे हो सकता है? आप उसको तो यूज भी नहीं कर रहे हो। अच्छा खोड़ो साहब, तो फिर आपको तो अच्छा खोड़ो साहब, आप एक सीनियर, आपने अगर आपने बात जी प्लीज आप बात कंप्लीट कीजिए। प्राइसेस को देखें बात, जी ये ठीक है जी, कंप्लीट कीजिए ऐलान होना चाहिए सबके लिए। ये ऐलान होना चाहिए एग्रीकल्चर इनपुट पर भी। एग्रीकल्चर इनपुट कहाँ 5,000 में एक DAP की बोरी मिलती थी, अब वो 8,000 हो गई है। अब 8,000 में से 30% अगर हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसकी भी अनाउंसमेंट नहीं है, उसकी भी आटा दाल प्याज जिसके लिए अनाउंस हुई है, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है उसका क्या जवाब है? जिसने भी तनख्वाहें बढ़ी नहीं और महंगाई बढ़ी और 30% सब्सिडी, ये मैं इसको पीनट्स ही समझूंगा ना। ये तो सीधी बात है कि ये हिसाब नहीं है, ये तिफल तसली भी नहीं है, ये तिफल तसली भी नहीं है। ठीक है। अच्छा खोड़ो साहब, आपको क्या समझ आती है? आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, बहुत सीनियर सियासतदान है, आप सियासत को अच्छी तरह से समझते हैं, हमारे मुल्क के निज़ाम को समझते हैं, ये मईशत को समझते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग हैं, आपको टीम लगता है कि उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, टीम सही तरीके से काम नहीं कर रही है, और ख़ास तौर पर जिस चीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये सस्ती हो जाएगी, इस पर रिलीफ दे दिया जाएगा, फिर वो कह दिया जाता है कि माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो चीज़ ही नायाब हो जाती है, मार्केट से गायब हो जाती है। इस पूरी चीज की आपको क्या समझ आ रही? सिचुएशन क्यों हो रही है? टीम वीक है, इनकी पॉलिसी कोई नहीं मैशत को लेकर, या फिर वाकई माफिया इतना सरगर्म हो जाता है कि हुकूमत फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराई जाती है अपोजिशन की जानिब से? आप बहुत लंबी चौड़ी बात कर गए अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इमरान खान वाले पिछली हुकूमत पर इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने डॉलर को फेक यानी आर्टिफिशियली सस्ता रखा हुआ है, सपोर्ट कर रही है स्टेट बैंक को हुकूमत, और डॉलर सस्ता मेंटेन किया है। ये गलत पॉलिसी कहते हैं, पुरानी हुकूमतों की गलत पॉलिसी है। लेकिन इमदाद तो ये भी ले रहा है, कर्जा तो ये भी ले रहा है, 30-30 अरब डॉलर की बात तो ये भी कर रहा है। तो फिर अगर ये कर्जा ले रहा है तो फिर वो सिस्टम क्यों नहीं बेहतर था जिसमें डॉलर को एक जगह पे रखा जा सकता था? हमारी इंपोर्ट का बिल जो था वो इतना बड़ा ना होता, हमारी एक्सपोर्ट जितनी बढ़ सकती थी तो बढ़ सकती थी, या हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती थी उस पर इतना ज्यादा महंगाईपन नहीं होता। तो ये भी तो हो सकता था ना। सही, ये कर्जा ले और सब्सिडी ना दे, डॉलर को महंगा रखे, इससे फिर हमारा ही मईशत का नुकसान हो रहा है। हम जो चीजें मंगाते हैं वो महंगी पड़ती हैं, तो आप उसको उस जड़ को पकड़े ना, उस बुनियाद को पकड़े ना। ये आटा चीनी दाल पर ये सब्सिडी देने से सब कुछ मसला हल नहीं होता। जहां वो बुनियादी चीज है वो तो वही है, वो तो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक महीने में 12 रुपए, 13 रुपए महंगा डॉलर, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? अगर इनको नहीं है तो इसलिए हम सब डिमांड कर रहे हैं ना कि बाबा अगर आपको अकल नहीं है, अगर आपको चलाना नहीं आता है तो पाकिस्तान की जान छोड़े। अच्छा, एक और बात ये करते हैं, और कल खिताब में खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, खोड़ो साहब आपने भी सुनी होगी, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के जो 2 बड़े ख़ानदान हैं वो अपनी जो लूटी हुई दौलत है वो पाकिस्तान वापस अगर ले आएँ
तो मैं मुल्क में खाने पीने की अशिया की कीमतें उसी वक्त आधी कर दूंगा। अब उनका इशारा जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की तरफ था। क्या कहेंगे आप, ये जो अशिया की कीमतें आधी करने की एक किस्म की ऑफर दी गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दो बड़े खानदानों को? ये बात साईं, बात सुने, आप खुद कह रहे हो अभी सिर्फ 2 खानदान तुम्हारे हाथ में आ गए। तुम 3 साल में क्या करते रहे हो? तुमने इल्जाम लगाया कमीशन से लेके भाग गए, कमीशन से लेके पैसे बाहर भेज दिए, वो तो तब की बात है ना। इन 3 सालों में तुमने क्या कमीशन बचाई है? ये 3 साल तो तुम्हारे हैं ना। इन 3 सालों में तूने कितनी कमीशन बचाई, तूने कितनी करप्शन बंद की? दुनिया क्यों कह रही है कि पाकिस्तान करप्ट तरीन मुल्क हो गया है? इस 3 सालों में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है, दुनिया क्यों कह रही है? अभी तो आपके बातें खुलेंगी जब आपकी हुकूमत रहेगी नहीं। जब तक आप हुकूमत में हैं, डंडा मार के अपनी चीजों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करे होंगे कि आपकी बातें लीक ना हो, लेकिन खुलेगी तो सही ना बात। लेकिन कोई दुनिया वाले तो लिख रहे हैं ना पाकिस्तान करप्शन में बढ़ गया है। तो मैं किस चीज को मानूं? वो तो 3 साल पहले की बात है। जिस खानदान की बातें कर रहा है 18 से पहले की बातें हैं वो। लेकिन वो ये कहते हैं ना, खोड़ा साहब, इन लोगों का मौके बार बार ये सामने आता है पीटीआई हुकूमत का कि जी जब हमें हुकूमत मिली थी तो मईशत का इतना बेड़ा गर्क ऑलरेडी हो चुका था, तो हम क्या करते? अगर किसी ने, बाबा जो पैसे अगर किसी ने भेजे भी हैं तो वो 3 साल पहले हैं, 2018 से पहले के भेजे हुए पैसे हैं, अगर हैं तो ठीक है, ठीक है। नहीं, बहरहाल आपकी एक बात से मैं एग्री करती हूँ। मैं यहाँ पे हुकूमत के हवाले से एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी। कल देखे, बात सुने, कल स्टैंडिंग कमेटी में बाकायदा बहस हुआ है जिसमें कहा गया है कि नैब ने इतनी रिकवरी नहीं की, रिकवरी का तनासुब इतना नहीं है। नैब कहती जरूर रही है कि हमने इतनी रिकवरी की है, किधर है वो पैसे? वो पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं? फिर ये क्यों लिखा आ गया कि जी नैब जो है वो 20% अपने पास रख लेती है? अगर किया है नैब ने काम तो फिर पाकिस्तान के खजाने में वो जाने चाहिए पैसे। अगर गए हैं तो फिर कहां है हमारे लिए रिलीफ? और अगर नहीं कर सकी तो फिर प्रूव नहीं कर सकी ना कानूनी तौर पर। केस तो तब है जब कोई प्रूव हो जाए। अगर प्रूव नहीं कर सकते तो आप किसी को गाली तो नहीं दे सकते ना। आप ऐसे गाली दे दें बस, ये थोड़ी बात होती है कि जी किसी को घर बैठाए उसको इल्जाम लगा दें, गाली दे दें। कोई मुजरम नहीं है जब तक साबित ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा खोड़ा साहब, पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी पर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से डील का इल्ज़ाम लगाया था, और अब उनके सीनियर रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि जी पीडीएम हुकूमत को घर भेज रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बाकायदा पीपल्स पार्टी पर, क्या कहेंगे आप? पहले आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में वो बाप के साथ इकट्ठे बैठे हैं कि नहीं बैठे? वजीर आला को उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं किया? जो नए बजिंजो साहब आ गए हैं उनको सपोर्ट इन्होंने किया कि नहीं किया? इनसे तो ये पूछे ना कि अब नीचे आप निचली लेवल तक, सूबे के लेवल तक आप पीटीआई के साथ क्यों बैठे होते हैं? जलसे क्यों अटेंड करते रहते हैं? जीडीए क्या है? जीडीए के लोग जेयूआई के साथ मिलकर जलसे करें और वो जीडीए हुकूमत में। ये डबल पॉलिसी चलेगी नहीं। ये जो है ना, ये बात खुल गई है अवाम के सामने कि सीधी बात नहीं कर रहे, सीधी सियासत नहीं हो रही। कहीं तो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, कहीं हुकूमत के खिलाफ हैं। मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग मार्च इन्होंने पोस्टपोन क्यों की? ये सेनेट के इलेक्शंस की तो बात की बात है, लॉन्ग मार्च पोस्टपोन क्यों की? जब हम तैयार थे कि लॉन्ग मार्च के लिए हम चल रहे हैं, निकल रहे हैं, आपने क्यों नहीं कोशिश की कि जी लॉन्ग मार्च पे निकल पड़ते? हम ना आते तो हम पर इल्जाम ठीक था ना। हमने तो कह दिया था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफे देने के हम खिलाफ हैं, और अभी भी इस्तीफे आए नहीं। हमसे मांग रहे थे इस्तीफे, अब पीएमएलएन से क्यों नहीं मांग रहे हैं? पीएमएलएन से क्यों नहीं मांग रहे हैं इस्तीफे? और ये उज़ुर-लंग क्या है? सारे मिलके करेंगे, इस्तीफे देंगे तो फिर ठीक है। आप पीएमएल से मांगो तो सही, उनसे देखो तो सही कि कितने लोगों को ले आए हैं इस्तीफा देने के लिए। हमने तो कह दिया था कि इस्तीफा के हम खिलाफ हैं, हम लॉन्ग मार्च के हिमायती थे। छुरा तो उन्होंने घोंपा, धोखा तो उन्होंने दिया। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब सेनेट के लीडर ऑफ अपोजिशन
चुनने पर कौम को भूल के बैठ गए। क्योंकि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गए, इसलिए हम लॉन्ग मार्च को छोड़ देते, यानी कौम जाए अपना काम करे, कौम का कोई ख्याल नहीं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन वाली चीज पे बैठ के चिढ़ गए। अगर सेनेट में हम ज्यादा थे और हमने एक क्लेम किया कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा होना चाहिए, तो उसमें इतनी खफा होने की क्या बात है? जब वो सेनेटर चुनवाने पर राजी हो सकते हैं तो इस पर राजी क्यों नहीं हुए? ठीक है जी, थोड़ा सा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक में। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के मुशर कौमी सलामती ने इंडिया में होने वाली सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार करते हुए कहा है कि भारत का किरदार अमन की कोशिशों को सबूताज करने का है, तो ऐसे में वो क़याम अमन के लिए काम कैसे कर सकता है? भारत में मुसलमानों पर होने वाले जो जुल्म है उसकी बात करें तो भारत की रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखा गया है और बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत त्रिपुरा गुज़िश्ता एक हफ्ते से तशद्दुद की लपेट में है, जहां बसने वाले मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं और उनके कारोबार समेत मसाजिद पर भी हमले किए गए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर मस्जिदों और मुसलमानों के घरों में तोड़ फोड़ की जो तस्वीर है वो भी शेयर की जा रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तनकीद की है और क्या कहना था उनका कि हिंदू मज़हब के नाम पर नफरत और तशद्दुद करने वाले हिंदू नहीं बल्कि मुनाफिक हैं और मज़हब के नाम पर धब्बा भी हैं। अच्छा, दूसरी जानिब भारत में ये जो सिखों के अलहदा वतन के क़याम के लिए लंदन में होने वाले रेफरेंडम ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली मुलाकात में मोदी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के सामने फट पड़े और उन्होंने बरतानिया में खालिस्तान पर होने वाले रेफरेंडम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने के लिए। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुशीर कौमी सलामती हैं उन्होंने जो इंडिया में होने वाली सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से साफ इनकार किया, ये कितना बड़ा तमाचा है भारत के मुंह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा अच्छा फैसला है और तमाचा ये है कि भारत पाकिस्तान को इस्तेमाल करके लेजिटिमेसी अपने रोल के लिए लेना चाहता, जो पाकिस्तान ने डिनाई की और बड़ी वाज़ेह तौर पे डिनाई की। और उसका अगर बैकग्राउंड आप देखें तो कुछ अर्सा पहले ही भारत जो है ये इसके पास सदारत थी सलामती काउंसिल की, 1 महीना सदारत रही और इन्होंने उस 1 महीने में अफगान इशू को डिस्कस कराया और अफगानिस्तान का जो अशरफ गनी गवर्नमेंट का नुमाइंदा था वहां पे, उससे 2 दफा तकरीर भी करवाई और पाकिस्तान पे भरपूर इल्जाम लगवाए। पाकिस्तान को मौका नहीं दिया कि वो उन इल्जामात का जवाब दे। वहां आपने घुसने नहीं दिया क्योंकि आप इंतशार चाहते थे। आप चाहते थे कि जो अफगानिस्तान में अशरफ गनी गवर्नमेंट कह रही है वही वहां पे सुना जाए और वो उसी पे बात। लिहाजा पाकिस्तान उस वक्त कहता रहा कि हमारा हक बनता है कि हम इसका जवाब दें, लेकिन भारत ने ये काम नहीं होने दिया। तो अब भारत जो वो कहां से निकला है? अब तो अफगानिस्तान का मसला जो भी है, भारत वहां बैठा नहीं है, भारत बाहर निकल गया, तो उसका उससे ताल्लुक नहीं। फिर भारत की सरहदें नहीं मिलती उनसे, जो भारत ये क्लेम करे कि जनाब उसको वहां पे जरूर उसका रोल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उनको उनकी असल जगह दिखाई है। अब जरूरी ये है कि रशिया और चाइना वगैरह, ईरान, ये भी फैसला करें और भारत को ये वहां जाने से इनकार करें। अब देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ईरान में कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक की, उसमें भारत नहीं इन्वाइटेड। तो भारत को सच लोग समझते, हमारे मुल्क समझते हैं इसका ताल्लुक नहीं है, ये वहां पे स्पॉयलर्स है। लिहाजा पाकिस्तान थोड़ी सी भी लॉबिंग करे तो वहां पे रशिया और चाइना वगैरह शायद ना जाए, और अगर नहीं जाते तो भारत की सारी कॉन्फ्रेंस जो है बेकार होगी, खत्म होगी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। ये जो त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी जो तस्वीर हैं वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। अब ये जो भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी साहब, वो भी जुल्म के खिलाफ खुलकर बोल पड़े हैं,
तो आलमी बरादरी क्यों नहीं बोलती है? मैं अक्सर प्रोग्राम में ये आपसे सवाल करती हूँ और मैं सवाल तब तक उठाती रहूँगी जब तक आलमी बरादरी वाकई स्टैंड नहीं लेती है। मतलब ये सब कुछ देखते हुए अंधे हो जाते हैं जना साहब, सब कुछ सुनते हुए बहरे हो जाते हैं, बोलने की ताकत रखते हुए गूंगे हो जाते हैं, एक्शन लेने की ताकत रखते हुए एक्शन नहीं लेते हैं। तो बेसिकली तो ये लोग कमज़ोर हो गए, या फिर इतने मुफादात इनको अजीज़ हैं कि इंसानियत मर गई, मुफादात जिंदाबाद। ये वही चीज है, आप देखिए कि इनके जमीर जो है ना वो स्याह है अंदर से। मुनाफकत है, मुनाफकत की सियासत है और मुफादात की सियासत है। लिहाजा अगर किसी ऐसे मुल्क में आप देखिए कि हांगकांग में थोड़ा सा मसला हुआ, क्योंकि चाइना को कॉर्नर करना था तो पूरा वेस्टर्न साइड जो है वो शोर मचाना शुरू हो गई, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी। भारत में डेमोक्रेसी का नाम है लेकिन डेमोक्रेसी है कहीं नहीं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, फिर ये कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ जो कुछ वहां पे किया जा रहा है, तो मगरबी दुनिया तो 100% मुनाफकत पे है, अपने मुफादात की रोशनी में काम करते हैं। इनका कोई असूल वगैरह नहीं है, इनके असूल अपने जाती मुफादात। लिहाजा उनसे तवक्को करना फौरी तौर पे कोई उसमें तब्दीली आ जाए वो तो नहीं आएगी, क्योंकि आज उनको इंडिया की जरूरत है चाइना के खिलाफ। लेकिन ये जरूर है कि हमें इसकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है। भारत जो त्रिपुरा की आप बात कर रहे हैं, ये 22 करोड़ मुसलमान वहां पे जो मौजूद है, उन सबका फ्यूचर वहां पे, सबका मुस्तकबिल खतरे में। इसमें दो चीजें करने की, बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान ने करनी है, दूसरा है भारत के मुसलमान। भारत के मुसलमानों ने कुछ छोटी तादाद, 22 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है, उनको अपने हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए जो वहां नहीं हो रहे। क्या वो अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल गिरवी रखना चाहते हैं या महफूज करना चाहते हैं? तो अगर वो महफूज करना चाहते हैं, जो कि नजर आ रहा है कि अब भारत में जो नफरत का सिलसिला चल निकला मुसलमानों के खिलाफ, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। और इन हालात में बिल्कुल ऐसा ही है। इन मुसलमानों को अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता वही है जो पाकिस्तान बना 1947 में कायदे आज़म ने रास्ता तलाश करके दिया। रास्ता यही है, लेकिन जद्दोजहद की जरूरत है, कुर्बानियों की। दूसरी तरफ ये है कि इनकी यानी जनरल साहब, यानी जिस तरह 1947 मतलब आगे भी 1947 ही इस मसले का हल होगा। एक आजाद रियासत चाहिए उनको। अगर वो नहीं मिलेगी तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, वहां पे ये चीजें चलती रहेगी। दूसरी तरफ ये है कि इस आजाद रियासत को और मुसलमानों के फ्यूचर को और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो 54-55 इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनको मोबिलाइज करना है, क्योंकि एक मुल्क की आवाज मानी नहीं रखती। अगर ये इतने सारे मुल्क इकट्ठे बातचीत करें तो फिर मगरबी दुनिया को भी वो सुननी पड़ेगी। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि इसके लिए लॉबी और मुसलमान मुल्कों को मुतहर्रिक किया। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो भारतीय सरकार और मोदी के मुजालिम से तंग आकर सिखों ने जो किया है, रेफरेंडम करवाया उन्होंने अलहदा रियासत के लिए, और उसमें डेफिनेटली उनकी ये कामयाबी कह लें, जीत कह लें, जिस पर मोदी जो है उसको आग लग गई है। बीजेपी की गवर्नमेंट बड़ी सीख पा है, जिसका बहुत बड़ा सबूत है कि जी इन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा शिकायत की है, शिकायत लगा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिखों की कितनी बड़ी जीत है लंदन में रेफरेंडम का इनकाद होना? देखिए, अगर तो बरतानवी वजीर आजम के कुछ भी पाँव में जान हुई तो वो दो बातें बड़ी आसानी से कर सकता है। एक तो ये कि उन्होंने भी आयरलैंड के लिए ये रेफरेंडम करवाया था, यानी दूसरे लफ्जों में बरतानिया ने अवाम की ख्वाहिशात को कुचलने की कोशिश नहीं की। आयरलैंड में रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम के मुताबिक आज उनके ताल्लुक मौजूद है। दूसरी चीज ये है कि भारत को भी आईना दिखाने की जरूरत है कि आप अक़लियतों के साथ कर क्या रहे हैं। अगर कसूर भारत का है कि वो अक़लियतों की जिंदगी तंग कर रहा है, तो फिर यही कुछ होगा। इसमें बरतानिया का क्या कसूर है? बरतानिया को या दुनिया के कोई भी मुल्क जहां जहां रेफरेंडम ये करवाएंगे, इससे कनाडा में भी होगा, तो उन मुल्कों को इनको बताना चाहिए कि हम तो आपको कहते रहे भाई कि आप अपनी अक़लियतों के साथ रवैया ठीक करें, आपने नहीं किया, बल्कि आप पहले से ज्यादा उनके साथ जुल्म करते जा रहे हैं। तो फिर जो कुछ आप कर रहे हैं उसका कोई कहीं तो रिएक्शन आना था। लिहाजा ये हम इसके लिए कोई आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। आज मुसलमान भुगत रहे हैं, सिख भुगत रहे हैं। लास्ट में मैं जानना चाहूंगी, ठीक है
जनरल साहब, आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। मैं लास्ट में मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगी कि वहाँ पे भारतीय फ़ौज ने महबूबा मुफ्ती जो साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनको भी घर में कैद कर दिया है। और वो कैद कब किया गया? जब वो भारतीय फ़ौज की फायरिंग से मारे जाने वाले नौजवान की शहादत पर उसके अहले खाना से ताज़ियत के लिए जाना चाहती थी। तो भारतीय सरकार फिर खौफज़दा हो जाती है और फिर खौफज़दा होकर लाकानूनियत की इंतहा कर देती है। मतलब घरों में नज़रबंद कर देना, कैद कर देना, ये इस किस्म का खौफ है इनको। तो फिर इतना जुल्म कर क्यों रहे हैं? अंदर से इतने कमजोर हैं? देखिए खौफ नहीं, एक बड़ी सख्त पॉलिसी है। और वहाँ पे जो और ये तो जनाजों से डर जाते हैं, ड्रैकोनियन हुर्रियत रहनुमा के जनाजों तक से डर जाते हैं। बिल्कुल, वो आप देखें ना, वो जो उन्होंने किया सैयद अली गिलानी साहब के साथ। अब यहाँ पे ये मसला है कि ये उसी वाले से मैं बात करी थी जी। इनके कवानीन इतने सख्त हैं कि वहाँ पे इनकी आर्मी या पुलिस जो जी चाहे कर दे, उसको कोई पूछा नहीं जा सकता, उसको कानून के कटहरे में लाया नहीं जा सकता, क्योंकि कानून सिर्फ उसको सपोर्ट करता है। तो जब ये आप ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दें, फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। ये जुल्म फिर खुद ब खुद ताकतवर जो लोग हैं वो करते रहते हैं अपने कमजोर लोगों पे। तो कश्मीरी जो है वो भी उसी चक्की में पिस रहे हैं जिसमें कल को बाकी मुसलमान भी वहां पिसेंगे, क्योंकि तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोगों के। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके तहत उन्होंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब रखना है। तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो हमें तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन कम अज कम मुसलमान ममालिक में हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वो इनको हमायत करें, हमायत दें, ताकि कहीं इनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सके और जिंदा रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। आपके इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।